नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जान के बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार जो है वो मेरे प्रति बना हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग जो है मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो जल्द ही हम लोग सेल बायोलॉजी को ख़त्म करके 11 12 की मतलब पूरा सिलेबस यहीं पे पढ़ लेंगे। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि मैं एक दो वीडियो डालने के बाद कोई पेड कोर्स के लिए आपको इनवाइट करूंगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग अभी नए हैं यूट्यूब की दुनिया में, ऐसा कोई विचार अभी तक है नहीं। तो आप लोग इसी में हमें ग्रो कराने की कोशिश कीजिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मेरे लिए यही बहुत बढ़िया रहेगा, यही बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें जो है प्रोत्साहन लेने के लिए एक लाइक चाहिए होता है, आपका सब्सक्राइब चाहिए होता है, और साथ साथ जो है आप वीडियो को पूरा वॉच कर लें, वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, नोट्स बना ले, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, यही हमें चाहिए होता है। तो चलते हैं आज की कक्षा में। हम लोग सेल बायोलॉजी की बात कर रहे थे और आज ये चौथा वीडियो है सेल बायोलॉजी के बारे में। देखिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने सेल की खोज, उसके जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, किस प्रकार का उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, कौन से प्रकार का उसमें जो है डीएनए पाया जाता है, उसके अलावा किस प्रकार की रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में किस प्रकार की पाई जाती है। उसके अलावा बेसिक डिफरेंस हमने जो है वो पादप एवं जंतु कोशिका में पढ़ा। फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और कल का वीडियो नहीं आ पाया, कल वीडियो, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है भाई। तो चलते हैं आज की कक्षा में बिना किसी देरी के। और आज जो है वो ये आज से ही सेल बायोलॉजी पूरी तरह से स्टार्ट हो रही है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सेल बायोलॉजी की नींव तो हमने पढ़ ली है, वो हमें एक बेसिक लेवल से थोड़ा एडवांस तक ले जाने का एक जरिया था। और आज से जो है वो हम लोग एडवांस लेवल की बायोलॉजी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े, ये जरूरी है। तो चलते हैं भाई आज की कक्षा में। देखिए, मैं जब भी बात करूं किसी की, पेन को स्टार्ट कर लेता हूं। हाँ, जब भी मैं कोशिका की संरचना की बात करूंगा तो इनको तीन मुख्य भागों में बांट दूंगा। और तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं ये मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले जो है एक भाग होगा सेल बाउंड्री का। मतलब कि एक बाउंड्री, एक आउटलाइन। आउटलाइन क्या है? फिर उसके बाद में एक जो भाग होगा वो होगा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का। कौन से? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का। और एक जो है वो अपने कोशिका के मुख्य घटक, सबसे विकसित घटक का, जो कि केंद्रक है। इसके बिना किसी कोशिका का जो है जीव आना संभव नहीं है। आपको पता है, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर रहे थे तो प्रो में आदिम प्रकार का न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस लेकिन उसमें था, भले न्यूक्लियस उसमें वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट था, पूरी तरह से एब्सेंट नहीं था। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था। बिना न्यूक्लियस के कोशिका की संरचना का जो है संभावना ही नहीं है। यानी कि अपन लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बिना न्यूक्लियस के, क्योंकि किसी भी चीज का केंद्र तो होना जरूरी है ना भाई। अब आज जो बात करेंगे वो सेल बाउंड्रीज के बारे में। देखिए, हम लोग पहले इसको समझते हैं। सेल बाउंड्री कितने प्रकार की पाई जाती है कोशिका में? देखिए, एक तो कोशिका भित्ति आती है, जो अपने पादप कोशिका में आती है ना। कोशिका भित्ति ये अपने पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली है, बाहरी लेयर है, उसके रक्षा प्रतिरक्षा जो भी है वो सब ये करती है। फिर आती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली अपने जंतु कोशिका और पादप में तो पाई जाती है। साथ में एक चीज हमें इसके बारे में ध्यान रखना कि ये जो है इस कोशिका से पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी ये पारगम्य झिल्ली भी है, यानी पार आर पार जो है हो सकता है इसके, है ना। फिर आता है ग्लाइको कैलिक्स, और ये भी एक बाउंड्री का ही प्रकार है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना वापिस से, तो हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर कोशिका द्रव्य के बारे में बढ़ते हैं। यार, कोशिका द्रव्य जो है या फिर साइटोप्लाज्म जो है, ये एक सेमी सॉलिड कंटेंट है, सेमी सॉलिड पदार्थ है ये, है ना। सेमी सॉलिड पदार्थ है, यानी कि सॉलिड तो है लेकिन सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड से मतलब अर्ध 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 सॉलिड पदार्थ है, यानी आधा सॉलिड है और आधा क्या है? लिक्विड है। आधा सॉलिड और आधा लिक्विड है। अब इसमें दो प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक तो आता है साइटोसोल, है ना, साइटोसोल। और इसके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि द्रवित जो साइटोप्लाज्म की द्रवित
द्रवित अवस्था कौन सी है, तो साइटोसोल है, और ये लिक्विड में पाई जाती है, आपको पता है लिक्विड प्रकार की पाई जाती है। लेकिन आपको सॉलिड पूछ ले है तो कौन सा हो जाएगा, ट्रोपोप्लाज्म, और ये इंपॉर्टेंट है ट्रोपोप्लाज्म, है ना। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। ये ट्रोपोप्लाज्म को एक बार मैं यहीं छोड़ दूं, ठीक है। देखिए केंद्रक के बारे में बात करते हैं। केंद्रक केंद्रक में सबसे पहले आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी चर्चा करेंगे, या इसको कायोथीका भी बोल सकते हैं, कायोथीका भी बोल सकते हैं। फिर कायो का मतलब ही केंद्रक होता है ना भाई, जब हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तब मैंने बताया था ना आपको, है ना, है कार्योप्लाज्म, है ना, कार्योप्लाज्म, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर प्लाज्म भी इसको या तो न्यूक्लियर प्लाज्म बोल दो या फिर बोल दो कार्योप्लाज्म, बोलो मेरे साथ, कार्योप्लाज्म, न्यूक्लियर प्लाज्म। फिर क्रोमेटिन के बारे में कौन नहीं जानता बताओ, क्रोमेटिन भी अपने किस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा। फिर एक केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये भी पाया जाएगा, है ना, ये भी पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटिन में हम लोग बोल सकते हैं भाई डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ चीजें जो है अपने न्यूक्लियस में पाई जाती है। यानी कि एक तरह से जो है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, है ना, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो, न्यूक्लियर एनोलप बोल दो, है ना, ये सब कुछ बोल सकते हैं। फिर कैरियोप्लाज्म न्यूक्लियर प्लाज्मा, उसकी झिल्ली, है ना, प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। फिर क्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं, इसमें डीएनए वगैरह आनुवंशिक जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सब इसमें पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर का जो भाग है वो, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग जो है बेसिक से जब चर्चा कर लेंगे तो अपनी कोशिका के जो है यानी सेल बायोलॉजी पूरी की पूरी खत्म होने के आ जाएगी आसार में, है ना। तो अपन जो है सबसे पहले इस ट्रोपोप्लाज्म के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएगी। देखिए ट्रोपोप्लाज्म में दो प्रकार की चीजें पाई जाएगी, एक तो होगा लिविंग कंटेंट यानी जीवित जीवित, और एक होगा नॉन लिविंग कंटेंट। कौन सा, नॉन लिविंग और लिविंग कंटेंट, मेरे साथ बोलो, लो लिविंग कंटेंट और नॉन लिविंग कंटेंट, हाँ, लिविंग कंटेंट और नॉन लिविंग कंटेंट, ठीक है। और लिविंग कंटेंट जो है उसमें क्या पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स, यानी जितने भी प्रकार के कोशिका के अंग है, कोशिका के अंग है भाई, हिंदी वाले डरना मत, ट्रोपोप्लाज्म को ट्रोपोप्लाज्म ही बोलेंगे, लिविंग कंटेंट को बोलेंगे जीवित, है ना, जीवित कंटेंट या जीवित घटक, है ना। फिर नॉन लिविंग को निर्जीव, है ना, निर्जीव टाइप से बोल सकते हैं, या फिर मृत मृत घटक जो होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनिल्स यानी कि लिखो, सेल ऑर्गेनिल्स का हिंदी लिखो भाई, कोशिका, कोशिका के अंग, है ना, कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग में कौन कौन से पढ़ते हैं, आप लोगों ने जब 9th से बायोलॉजी स्टार्ट की थी तब आप लोगों को सबसे पहले ही कोशिका के अंगों की चर्चा कराई थी, लेकिन उसमें नॉर्मल नॉर्मल चीजें बताई थी आपको, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया भाई कोशिका का शक्तिग्रह, है ना, फिर क्लोरोप्लास्ट जैसे किचन है कोशिका का, है ना, इस प्रकार से फिर बताया था आपको लाइसोसोम के, तारकाय के, इन चीजों के बारे में। तो हम लोग इन्हीं के बारे में अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले, फिर गोल्जी अपरेटस, सेंट्रियोल, है ना, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा हो गया, फिर एंडोसोम हो गया, है ना, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हो गए, प्लास्टिड हो गए, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स एंड रिक्तिकाएं हो गई, प्रॉक्सीसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और भी जितने बच्चे हैं वो सब हम लोग जो है लिविंग कंटेंट में अध्ययन करेंगे भाई। अब बताओ यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। अब नॉन लिविंग में सबसे पहले जो नॉन लिविंग में आएगी ना बात, वो आएगा रिजर्व फूड, रिजर्व फूड यानी संचित भोजन। क्या, संचित भोजन। अब संचित भोजन में जो है एक तो आएगा ग्लाइकोजन, क्या आएगा, ग्लाइकोजन। मैं एक बार इसको सही कर दूं, ठीक है, कोशिश करता हूं कि मैं एक बार इसको सही कर सकता हूं। ग्लाइकोजन है भाई, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और एक स्टार्च। संचित भोजन किस रूप में पाया जाएगा, इसमें ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में। फिर आता है एक्सेक्टरी सब्सटेंस, यानी कि जिस चीज को अपन निकाल देते हैं, यानी कि जो अपना अपचित भाग होता है वो, है ना, है ना, अपचित भाग, जिसमें अपने एक तो रेजिन आता है, ये प्लांट में आता है। फिर लेक्टस, लेक्टस भी अपना क्या है, हाँ, अपचित भाग है, जिसको मतलब कि हम लोग जो है शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, जैसे अपने शरीर का पसीना हो गया, अपन शरीर में जब कुछ भी अपन अपने जो क्या बोल सकते हैं इसको,
अपन पोटी करके आते हैं भाई, वो सब जो चीजें हैं, है ना, समझ लो एक बार से। ठीक है, ये सब चीजें अपना क्या हो गया, एक्सेक्टरी सब्सटेंस हो गया। ठीक है, फिर गम हो गया, जब प्लांट में गम वगैरह होते हैं वो उसके एक्सेक्टरी जो है सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, रेजिन, लैक्टेस और गम। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन सेक्रेटरी मतलब कि जो स्त्रावित होते हैं अपने से, जैसे कि कोई भी पदार्थ मान लो, जैसे अपने अपने जो मान ले शरीर में से कोई भी जो है सिक्रेशन हो रहा है किसी पदार्थ का, जैसे मान लो पित्त रस का सिक्रेशन हो रहा है ना, बाइल जूस का, है ना, ये सब चीजें जो है सिक्रेशन में आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ तक इसको समझ रहे हो। ट्रोपोप्लाज्म में क्या क्या आएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग कंटेंट आएंगे। लिविंग कंटेंट में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सब आ जाएंगे। वही नॉन लिविंग कंटेंट में रिजर्व फूड जो है, रिजर्व फूड जो है वो सब आ जाएगा, जिसमें ग्लाइकोजन, है ना, रिजर्व फूड आ जाएगा, एक्सेक्टरी आ जाएगा, फिर सिक्रेशन आ जाएगा, सिक्रेटरी, है ना, ये सब कुछ चीजें आ जाएंगी। अब जो बात करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग बाउंड्रीज के बारे में ही करेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूं वो कोशिका भित्ति के बारे में टॉपिक लेके चल रहा हूं। यानी कि आज जो पढ़ेंगे वो कोशिका भित्ति को पूरी तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे और इसकी संरचना और परासंरचना का भी अध्ययन करेंगे। संरचना और परासंरचना का अध्ययन करेंगे। मेरे पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा प्यारे मित्रों, और इस डायग्राम में हम लोगों को कुछ बॉक्स बने हुए दिख रहे होंगे। देखिए, मैं इसको समझाऊंगा, उससे पहले हम लोग इस कोशिका भित्ति का ओरिजिन देख लेते हैं, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती कैसे है। देखिए, फ्रग्मोप्लास्ट जी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। और फ्रग्मोप्लास्ट क्या होता है, गोल्जी बॉडी और ईआर के टुकड़े होते हैं, और साथ में कैल्शियम व मैग्नीशियम के टुकड़े मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फ्रग्मोप्लास्ट का। किसका, फ्रग्मोप्लास्ट का। और फ्रग्मोप्लास्ट जो है उसके द्वारा निर्माण होता है सेल प्लेट का, यानी कि कोशिका पट्टी का। कोशिका पट्टी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होगा, आपको सीधा प्रश्न कई बार मिल जाएगा इसमें। आपको ये पूछ सकते हैं कोशिका पट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो फ्रग्मोप्लास्ट। और फ्रग्मोप्लास्ट किसके द्वारा निर्मित होता है, तो गोल्जी बॉडी और ईआर के टुकड़े प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम के टुकड़े जो है वो मिलके फ्रग्मोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद निर्माण हुआ सेल प्लेट का, और सेल प्लेट जो है उसके बाद निर्माण हुआ सेल प्लेट से किसका, मध्य पटलिका का। और मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक कोशिकाएं भित्तियों का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये मध्य पटलिका है अपनी, और मध्य पटलिका के दोनों ओर दो प्रकार की दो कोशिकाओं का प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये तो हो गई मध्य पटलिका, और ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। क्या हो गई, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल का यहां निर्माण हो गया, तो फिर किसका निर्माण हो गया, मध्य पटलिका का। यानी कि मैं बात करूं कोशिका भित्ति का जो ओरिजिन है वो किसके द्वारा होगा, मध्य पटलिका द्वारा होगा। समझ में आ रहा है आपको यहां तक। अब बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कमेंट करके बता देना। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो इस लेक्चर को आप लोग पूरा लोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप लोग एक सीक्वेंस वाइज जो है नोट्स बना पाओगे प्यारे मित्रों। हम लोगों को जो है ग्रेड फर्स्ट को और ग्रेड सेकंड को क्रैक करना है। अब आपको एक और न्यूज में दे देता हूं, आपके दिसंबर में जो है वो नेट का एग्जाम है प्यारे मित्रों, और हम सब यानी मैं भी आपके साथ नेट का एग्जाम दूंगा। यानी कि हम लोग जो है सब मिलके एक एक मकसद को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस मकसद में अपने भागीदारी मेरे साथ निभाइए। चलते हैं भाई, ठीक है। मध्य पटलिका जो है उसके दोनों ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हो चुका है, और फिर उसके बाद जो है वो द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। उसके बाद कुछ कुछ चीजों में जो है एक अपने जिम्नोस्पर्म हो गया, उसमें तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, मध्य पटलिका का अध्ययन करेंगे, प्राथमिक कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल का अध्ययन करेंगे। फिर ट्रेसरी सेल वॉल का तो अध्ययन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो ओनली ऑन किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। यहां तक ठीक है। अब इसको डायग्राम के एक बार आपके दिमाग में आउटलाइन बना लो, क्योंकि डायग्राम में बार बार बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं इसके बारे में, ठीक है, जानने के लिए। देखिए, इसका संगठन देख लेते हैं पहले। अब कोशिका भित्ति का संगठन किसके द्वारा, या फिर इसका कंपोजिशन जो है वो किसके द्वारा होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें सेल्यूलोज होती है। क्या होती है, सेल्यूलोज होती है। फिर होती है इसमें हेमी सेल्यूलोज,
पेक्टिन, यानी ये किसका किसका घटक है, घटक किसका है, कोशिका भित्ति। लिग्निन भी पाया जाता है, सुबेरिन भी पाया जाता है, ये सब कुछ चीजें इसमें पाई जाएगी। सेल्यूलोज, हाँ, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब कुछ पाई जाएगी। लेकिन अपन देखें बैक्टीरिया की सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया भी इसमें ही पाया जाता है ना। बैक्टीरिया की, भाई आपको सबसे पहले जो है डिफरेंस मैंने आपको बताना भूल गया। सबसे पहले हम लोग जो है वो कोशिका भित्ति में और अपने कोशिका भित्ति में एक तरह से डिफरेंस करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं भाई, जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति क्या होगी, एब्सेंट होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति का जो अध्ययन है वो हम लोग पादप कोशिका में करेंगे। ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। यानी कि बैक्टीरिया भी जो है वो एज ए प्लांट सेल में गिना जाता है, एज ए, मतलब अब तो नए नए जब अध्ययन हुए तो लोग बोलने लगे भाई बैक्टीरिया अलग ही है, बैक्टीरिया अलग ही कड़ी है, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया जो है वो उसकी सेल वॉल पाई जाती है प्रोटीन और लिपिड की, किसकी, प्रोटीन और लिपिड की। और यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी पाई जाएगी, हाँ, प्रोटीन और लिपिड की। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो प्रकार के रासायनिक घटक पाए जाएंगे, एक का नाम है नाग और एक का नाम है नाम। याद रखना, जब भी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में किस प्रकार के रासायनिक घटक पाए जाते हैं, तो नाग और नाम याद रखना है। नाग और नाम, मेरे साथ बोलो, नाग, बोलो नाग, फिर बोलो नाम, बोलो नाम, ठीक है। नाग, नाग है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, हाँ, एन एसिटाइल, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नाग की एन एसिटाइल ग्लूकोएमिन, क्या, ग्लूकोएमिन, ठीक है, ग्लूकोएमिन, ये याद रखना, एन एसिटाइल ग्लूकोएमिन, ठीक है। वही नाम की जो है, नाम की फुल फॉर्म क्या होगी, एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, क्या, एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, दोनों को याद कर लिया, ठीक है। इनकी भित्ति के दो रासायनिक जो है, बैक्टीरिया की भित्ति के दो रासायनिक घटक है, नाग और नाम, नाग और नाम। अब अपन बात करें कवक की, और कवक को कई दिनों तक जो है हम लोगों ने प्लांट में रखा, फिर बाद में इसको अपन ने मोनेरा में ट्रांसफर कर दिया भाई, है ना, मोनेरा में ट्रांसफर कर दिया। और इसकी जो कोशिका भित्ति, और आपको पता है कवक में भी क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है प्यारे मित्रों, बताओ, क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल जो है, या बाउंड्री के रूप में सेल वॉल किस में पाई जाएगी, कवक में भी पाई जाएगी। और एक कवक में जो है काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाएगी, काइटिन की बनी हुई पाई जाएगी, ये याद रखना, काइटिन की कोशिका भित्ति इसमें पाई जाएगी प्यारे मित्रों। अब अपन ने संगठन आराम से समझ लिया ना, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप लोग बोलते हो तो, अभी तक आप में से किसी ने भी नहीं बोला है, तो आप लोग जब बोलोगे तो भाई तभी डालेंगे हम, तो हमें क्या पता भाई आपको जरूरत है या नहीं है। फिर हम लोग मध्य पटलिका के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, मध्य पटलिका के बारे में। और मध्य पटलिका के बारे में जो है ये अध्ययन करना कि ये एक क्या है, दो कोशिकाओं के मध्य सीमेंटिंग परत है। अब आपको दो ईंटों को जोड़ना है, दो ईंटों को जोड़ना है तो एक सीमेंट की जो है परत उसमें डालनी पड़ेगी, तभी तो एक दीवार बन पाएगी जब दो ईंटें जुड़ेगी, है ना। यानी कि दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए जो है सीमेंटिंग परत का जो है यूज किया जाता है। और वो सीमेंटिंग परत क्या है, कैल्शियम व मैग्नीशियम प्लेटेट से बनी हुई, पेक्टेट से बनी हुई, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई क्या है, मध्य पटलिका है। अब मैं आपको डायग्राम में बताता हूं ये चीज, देखो ये आपको सामने, मेरे सामने दो डायग्राम बन रहे होंगे। अब आप इसको दो ईंटें मान लीजिए। अब ये दो कोशिकाएं हैं, जैसे ये एक तो ए कोशिका है, मैं इसका नाम दे दूं ए, और एक दे दूं बी, यानी कि एक तो ए सेल है और एक है अपने सामने बी सेल। और ए और बी सेल को जोड़ने के लिए किसका काम में लिया जाएगा, मध्य पटलिका का काम में लिया जाएगा। यानी मध्य पटलिका एक सीमेंट के रूप में कार्य कर रही है इन दोनों के बीच में, यानी कि दोनों ही ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज किया जा रहा है। और ये सीमेंट ही क्या है, मध्य पटलिका है प्यारे मित्रों। आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखें, ये जो है आपको यहां से एक प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी में कि कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं। अब इसमें जो है एक सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है, आपको पूछ ले जाए भी मध्य जो है पटलिका है उसके कारण जो है कच्चे फल कठोर होते हैं। अब मैं आप पूछोगे गुरुजी ऐसा क्यों होता है, आपको पता है
ये एक सीमेंटिंग परत है और बनी किसकी होती है ये ध्यान रखो, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये मजबूत लेयर है प्यारे मित्रों। ये जब कच्ची होती है, अर्ध पका फल होता है ना, कच्चा फल, आप एक कैरी को काटो, आप लोग अपने घर में अब कैरी लेके आते हो गर्मियों में, अभी तो कैरी का टाइम निकल गया, जब कैरी लेके आते हो तो क्या आप चाकू से उसको काट पाओगे? क्यों नहीं काट पाओगे? क्योंकि वो मजबूत लेयर है, किसकी? मध्य पटलिका की मजबूत लेयर है उसमें। जब तक आप उसको पका नहीं दोगे, वो पक जाती है तो वो कोमल हो जाती है। पक जाती है तो कोमल क्यों हो जाती है? क्योंकि मध्य पटलिका का खात्मा हो जाता है उसके बाद। जब भी आप फिर आम को लाओगे तो उसको एक बार दबाते ही उसके पल्प जो है, उसका पल्प बाहर निकल जाएगा, उसका गुदा बाहर निकल जाता है। तो हम लोगों को ये दो प्रश्नों का आंसर ही क्या देना है? मध्य पटलिका के कारण, है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा? मध्य पटलिका, है ना, मध्य पटलिका के कारण। इसका भी आंसर क्या होगा? मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। अब देखो, मैं एक दो दिन में वापस से टेस्ट लूंगा आपका। अभी मैंने टेस्ट सीरीज जो है, एक टेस्ट मैंने डाला है 15 प्रश्न का। अगर आप लोगों ने वो नहीं दिया हो तो अभी मेरे चैनल पे जाओगे तो कम्युनिटी पे एक लिंक आएगी आपके पास, और उस लिंक पे जाके आप लोग उस टेस्ट को दे सकते हो। उस टेस्ट में जो है 15-20 प्रश्न है जो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस प्रकार के प्रश्न मैं हमेशा डालते रहूंगा आपके बीच, ताकि आपको जो है जल्दी से इस टॉपिक को क्लियर करा सकूं। मैं तो मेरा मेरा सीधा सिद्धांत है कि टॉपिक्स के जो जो भाई टेस्ट नहीं देगा वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। टेस्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसका जो टेस्ट अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ टेस्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैंने देख एक दो जनों ने दिया है टेस्ट और उनके अच्छे नंबर भी आए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं, आपको समझ में आया मध्य पटलिका के बारे में? मध्य पटलिका डायरेक्ट एक चीज ध्यान रखना मध्य पटलिका के बारे में, सीमेंटिंग परत। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब बात करेंगे कोशिका भित्ति, सॉरी, प्राथमिक कोशिका भित्ति के बारे में। और प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है उसका निर्माण तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ये क्या है? मध्य पटलिका के दोनों ओर उपस्थित होती है, ये बात ध्यान रखना है। यानी मध्य पटलिका तो यहां है, इसके दोनों ओर क्या उपस्थित होएगी? क्या उपस्थित होएगी? प्राथमिक कोशिका भित्ति, है ना, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, फिर बात करें इसके संगठन की, तो संगठन किससे होता है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन मिलके, है ना। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन मिलके किसका? कोशिका भित्ति का संगठन है। और ये एक थिन एवं इलास्टिक, यानी कि इसमें जो है इलास्टिक यानी कि क्या पाई जाती है? इलास्टिसिटी पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है। थिन लेयर है, थिन यानी बहुत पतली लेयर है, किसकी? प्राथमिक कोशिका भित्ति की। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति की क्या है? थिन लेयर है प्यारे मित्रों। फिर इसका संगठन सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन का होता है, ये ध्यान रखो। इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो आपका जो प्रश्न है वो गलत होगा ही नहीं। देखिए, एनसीईआरटी में से ये डायरेक्ट लाइनें उठाई गई है। जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग 11th-12th की उसके बाद जो है रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीजें पता चलेगी। वैसे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रेफरेंस बुक का सार तो यहीं डाल देता हूं। अब आगे चलते हैं। आप लोग नीट की तैयारी कर लो भाई, नेट की कर लो, आरपीएससी की कर लो, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की, ये सब बातें पूछी ही जाती है। अब चलते हैं भाई आगे, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और द्वितीय कोशिका भित्ति एक थिक लेयर है, ये ध्यान रखना, यानी मोटी लेयर है, मोटी लेयर है। और क्या है? इसकी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, यानी नॉन इलास्टिक है, ये ध्यान रखना। नॉन इलास्टिक कौन सी है? द्वितीय कोशिका भित्ति। मजबूत लेयर कौन सी है? देखिए, मैंने जब डायग्राम बताया था आपको, ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें S1, S2 और S3 के पास में मैंने लिख रखा है द्वितीय कोशिका भित्ति। और वो क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसकी 3 लेयर में पाए जाएंगे, यानी कि बड़े चौड़ा चौड़ा इसका जो है पट्टा पाया जाएगा ना, मोटी पाई जाएगी, मोटी लेयर पाई जाएगी, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, है ना। ये प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर, है ना, प्राथमिक भित्ति के क्या हो? अंदर की ओर उपस्थित होगी। अब ये अंदर से बाहर वाला डायग्राम है, ये ध्यान रखना, यानी मध्य पटलिका तो सबसे अंदर ही पाई जाएगी ना, ये ठीक है। ठीक है, और ये भी किसकी बनी होती है? हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन की। देखिए, लिग्निन का नाम सुना होगा आपने। लिग्निन खुद अपने आप में एक स्त्रावित पदार्थ है, सॉरी, सिक्रेशन होता है इसका, है ना, एक्सेक्टरी पदार्थ है, यानी कि अपचित जो भाग होता है ना, वो आके जम जाता है। इसलिए तो द्वितीय कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है प्यारे मित्रों।
क्यों हो जाती है? लिग्निन के जमाव के कारण द्वितीय कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसीलिए तो मैंने बोला कि ये जो है ये थिक है और नॉन इलास्टिक है। मजबूत लकड़ी को तोड़ोगे तो वो थिक, अगर मोटी लकड़ी होगी तो वो टूटेगी क्या? क्या वो मुड़ जाएगी? और वहीं पतली कच्ची लेयर को अपन जो मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाती है ना। वही वाली बात है। 3 परतों से निर्मित होती है। कितनी परतें? 3 परतें। और मैंने लिखा भी है S1, S2 और S3 लिखा भी है ना। और ये विप ज्योतक कोशिकाओं में मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगी? एब्सेंट होगी। अब यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा वो, द्वितीय कोशिका भित्ति किन प्रकार की कोशिकाओं में एब्सेंट होती है? अब देखो, अगर ये प्रश्न सीधे सीधे मैंने लिख रखे हैं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये सर ने लिखा क्यों है। ये देखिए, विप ज्योतिक कोशिकाओं में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ध्यान रखना। आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। अब कुछ और बातें करते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति की वृद्धि, और ये 2 प्रकार से होती है, 2 विधियों द्वारा। एक विधि का होता है नाम कणाधान, यहां लिखता हूं कणाधान, कणाधान। और एक विधि होती है स्तराधान, यानी कणों के रूप में कोशिका भित्ति में जो है जमाव हो जाता है पदार्थों का। तो एक, आपको पता है कोशिका भित्ति तो एक मृत आवरण है ना भाई। भाई कोशिका भित्ति क्या है? मृत आवरण है, नॉन लिविंग कंटेंट है ना। मैंने आपको बताया ना इसके बारे में। देख, कोशिका भित्ति जो है वो कणों के रूप में जो है, कणों के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव हो जाता है। तो वो कौन सी विधि हो जाती है? कणाधान विधि हो जाती है। अब इसकी अंग्रेजी भाई आप लोग सर्च कर लेना, मुझे मिली नहीं। ठीक है, कणाधान विधि। और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसा कंटेंट। मैं जो बता रहा हूं वो आरपीएससी के मेथड पे ही बता रहा हूं। अब बात करेंगे स्तराधान विधि की, तो ये कोशिका भित्ति की वृद्धि है ना, जो किसके रूप में होती है? स्तरों के रूप में होती है, परतों के रूप में होगी, प्लेटों के रूप में होगी, तभी तो ये विधि हो जाएगी स्तराधान विधि। दोनों के बारे में ना इंग्लिश में सर्च करके मुझे कमेंट करके भी बताओगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं है। दुनिया में जो है दुनियादारी गई भाड़ में भाई, है ना। दुनियादारी भाड़ में गई। आपको ये ध्यान होना चाहिए कणाधान विधि और स्तराधान विधि कौन सी है। ज्यादा डीप में नहीं जानना है। आरपीएससी बाहर से, इसका कैलकुलेटर खराब है आरपीएससी का, खराब है भाई। वो प्रश्न जो उठाएगी ना, वो प्रश्न कहीं से उठाएगी जहां से आपने पीछे कहीं प्रश्न देखा होगा। आपके आसपास से वो प्रश्न उठाएगी प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे चलते हैं। अब आगे से चलते हैं भाई तृतीय कोशिका भित्ति के बारे में, है ना। और ये बहुत रेयर है। मैंने बताया अनावर्त बीजियों में पाई जाती है ना। उसकी जाइलम वाहिनिकाओं में उपस्थित होती है। अनावर्त बीजियों की जाइलम यानी जिम्नोस्पर्म की जो जाइलम वाहिनिकाएं हैं उनमें उपस्थित होती है। और बनी किसकी होती है पता है आपको? हेमीसेलुलोज और जाइलन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। हेमीसेलुलोज प्लस जाइलन कार्बोहाइड्रेट से ये निर्मित होती है। बहुत रेयर होती है, हर एक प्लांट में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब आपको पता है ना भाई, कोशिका भित्ति तो ओनली प्लांट में ही पढ़ेंगे, तो यानी कि हर एक प्लांट में तो ये पाई नहीं जाएगी। ये अनावर्त बीजियों में पाई जाएगी, न कि आवर्त बीजियों में। एंजियोस्पर्म में नॉट प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म में पाई ही नहीं जाएगी। और बात करेंगे तृतीय कोशिका भित्ति की, तो रेयर है भाई, रेयर है। बनी किसकी होती है? हेमीसेलुलोज और जाइलन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इतनी बातें ध्यान रख लो, इससे ज्यादा बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैं पानी पी लूं, पानी पी लूं जब तक आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिख दो फटाफट से। कमेंट में लिख दो भाई जय श्री राम। चलते हैं भाई आगे, है ना। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? इसी प्रकार से आप लोग जो है पढ़ो रोज, है ना। फिर हम लोग इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। देखिए, पिट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप लोग कोशिका भित्ति भाई सेल, वो प्लांट सेल की बात करें तो उनमें गर्त तो होते हैं ना। देखिए, लिग्निन का जमाव कोशिका भित्ति पर एक जैसा नहीं होता है, और उस कारण जो है कुछ स्थानों पर लिग्निन नहीं पाया जाता है। आपको पता है कभी भी कोशिका भित्ति पे जो है एक जैसा जो है लिग्निन का जमाव नहीं होगा। कहीं कम कम सिक्रेशन होगा उसका, तो कहीं ज्यादा होगा। तो उसी कारण क्या है, कुछ स्थानों पे क्या बन जाते हैं? गर्त या पिट्स बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। और गर्त किस प्रकार से होंगे? इस प्रकार से, ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा है। और हमेशा ये क्या होंगे? पेयर में होंगे, यानी जोड़े में होंगे। ये देखिए, 2 कोशिका भित्ति के पास पास में ये 2 गर्त मैंने बना रखे हैं। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पिट्स के बारे में इतना सा ध्यान रखो कि कुछ लिग्निन का जमाव कुछ स्थानों पे नहीं होता है, उस कारण मतलब कुछ स्थानों पे होता ही नहीं है, और एक जैसा हर जगह पे नहीं होता है, तो उस कारण उसमें खड्डे बन जाते हैं। और ये हमेशा किस में होते हैं? पेड़ में होते हैं। अब 2 प्रकार के पेड़ होते हैं।
गर्त होते हैं। एक होता है सिंपल गर्त या सिंपल पिट्स या सरल गर्त, और एक होता है परिवेशित। अब हम लोग सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। व्यास क्या है, संपूर्ण लंबाई क्या होती है, समान होती है। व्यास की, इसका जो व्यास है और संपूर्ण लंबाई क्या होती है, समान होगी। अब देखो ये दो गर्त है और इनके बीच में क्या पाई जाएगी, गर्त झिल्ली पाई जाएगी। और एक गर्त झिल्ली किसकी बनी होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी प्राइमरी सेल वॉल प्लस मध्य पटलिका, और जिसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। मध्य पटलिका को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मिडिल लेमिला। ठीक है, यहां तक बात हो गई ना। अब परिवेशित गर्तों के बारे में पढ़ते हैं। और परिवेशित गर्त जो है उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ डाल रखा है। देखिए इसका व्यास जो है संपूर्ण लंबाई में एक समान नहीं होता है। उसके केस में क्या होता है, एक समान होता है, इसके केस में नहीं होगा। और इसमें जो है प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण होता है वो गर्तों के भीतर। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो एक गर्त झिल्ली बन रही है, और एक गर्त झिल्ली किसकी बनी होती है, किसकी, प्राइमरी सेल वॉल की। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। इस डायग्राम को एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं भाई, है ना, आगे चलते हैं। अब इसमें जो कुछ पदार्थों का जमाव मैंने बताया था शुरू में, लिग्निन, और लिग्निन किसका बना होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड का। फिर क्यूटीन, ये वैक्स वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस है। वैक्स यानी मोम की तरह का फैटी सबस्टेंस है ना। फिर सुबेरिन, और सुबेरिन एक प्रकार का क्या, वसीय सब्सटेंस है। ठीक है, फिर दो प्रकार की गुहा पढ़ेंगे। एक है वियुक्त जात गुहा, ये होगा पाइनस में रेजिन नाल। इसका एग्जाम्पल है पाइनस में रेजिन नाल जो है उसकी उपस्थिति के कारण क्या, कौन सी हो जाएगी, रेजिन नाल को ही वियुक्त जात गुहा कहेंगे। ये कोशिका भित्ति के सेपरेट होने से एक गुहा बन जाती है, उसको बोलते हैं वियुक्त जात गुहा। वहीं लय जात गुहा, जैसे संतरे, इसका एग्जाम्पल क्या है, संतरे की तेल ग्रंथियां और कोशिका भित्ति के लयन से जो है वो क्या बन जाती है, लय जात गुहा। तो इतनी प्रकार की बातें आप लोग कोशिका भित्ति के बारे में जान लो। अब कल और भी कोशिकाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम सा।